ये बेटा पेपर आपको शेयर हो गया है। तो अभी अपने पेपर ये 2022 का जो है ना 11 वेरिएंट है अक्टूबर नवंबर का, ये पूरा करना है हमने। एक एक चीज़ डिस्कस करनी है। कोई नहीं, जैसे क्लास एंड हो आपने मुझे फौरी तौर पर बता देना है, क्योंकि मैं मीट को नहीं देख रहा होता, ले मेरे सामने सिर्फ पेपर होता है। तो आपने मुझे बता देना, मैसेज कर देना है फौरी तौर पर व्हाट्सएप पे, क्लास एंड हुई है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूँगा। डबल डबल क्लास कर, फुल फ्लैज अपनी एफर्ट के साथ समझो, P1 को क्रैक कर लो। जब 100% सेटिस्फेक्शन हो कि सर अब P1 हमारा क्लियर हो गया है, तो फिर जान छोड़ेंगे इसकी। तो यही बेटा आखिरी दिन होते हैं जिसमें फुल फ्लैज एफर्ट करनी होती है। फिर जो है ना ज़िंदगी भर के लिए जो है ना ए लेवल की मैथ्स को हाथ भी ना लगाना, बस अभी कर लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा, इसके नीचे खुद से आप 1 लगा दो और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना 2 करूँगा, 2 इक्वल्स ये लेफ्ट डिनोमिनेटर और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 3x+2 इंटू x-1 हो जाएगा बेटा। आप ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x²। आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज़ योर 3x² माइनस 3x प्लस 2x एंड -2, दैट इज़ इक्वल टू 2। सारी चीज़ों को एक साइड पे ले जाओ, अगर इसको ज़ीरो कर दो, 2 को भी उधर लेके चले जाएं आप, तो बेटा जी ये आपके पास बन जाएगा 3x² माइनस x हो जाएगा -2 एंड -2। एक एक स्टेप डिटेल के अंदर मैं कराऊंगा और हमने रीजॉइन कर लेना है, टाइम का कोई इशू नहीं है। तो सुकून से समझो, जिस बच्चे को जो भी इशू है, मैं थोड़ा सा ये जूम आउट भी कर इसको कर रहा हूँ मैं, तो आप रोक के पूछ सकते हैं। फाइनल प्रिपरेशन है बेटा जी, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है हमारा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग 4 × 3 12 की जाए अगर, तो सम आपके पास जो है ना ये -12 आना चाहिए। तो 4 3 = 12, तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 3x² -4x और प्लस जो है ना आप कह सकते हो 3x -4 = 0। तो दो ब्रैकेट्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगी मिड टर्म ब्रेकिंग की। मिड टर्म ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट ब्रैकेट का आइडिया हो जाए। तो 3x -4 = 0। तो यहाँ पर आपके पास x का आंसर बेटा -1 हो जाएगा। तो 3x = 4 एंड x = 4/3। तो हमारे पास दो आंसर है, x का आंसर -1। बस ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। सिंपल सा। देखें एग्जामिनर ने स्टार्ट में ही आपको ये दिया है। अलीना ये पेपर के साथ आपने वो वाले 2 क्वेश्चन जो किसी पेपर के रह गए थे ना, वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, आपको अपने याद रखना है। तो अभी ये पेपर करें और वो मुझे मैसेज आ गया, मैं वो भी कर देता हूँ। Equation of the curve is such that dy by dx equals this thing. It is given that the curve. Find the equation of the tangent. आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कौन स्टेप बताएगा अलीना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के स्टेप्स क्या हैं, बस इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज बताओ। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो आपके माइंड में क्या चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, क्या करना होता है फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? अलीना सोच के बताओ। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए हमें इंटीग्रेशन लेनी होती है, इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के क्या स्टेप्स होते हैं? रानिया अहमद बेटा आप बताओ। रानिया रियान इसकी तो इक्वेशन। डेरिवेटिव जी बेटा, डिफरेंशिएशन हुई है। देखो डेरिवेशन करनी होती है, लेकिन इधर तो की हुई है। देखो आपके सामने, देखो जो बच्चा वही पेपर में एग्जिस्ट करेगा जो क्वेश्चन को रीड करने के बाद ना है ना उसका रिकॉल कर ले कि करना क्या है। जिस बच्चे को स्टेप्स याद आ जाएंगे वो आसानी के साथ पेपर को पकड़ लेगा। जी उसने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। हानिया बेटा गौर से देखना, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आए तो आपके माइंड में हो कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्वेश्चन को देखोगे तो ऑलरेडी डेरिवेटिव निकला हुआ है। तो फिर जो पॉइंट होगा उसका एक्स उस डेरिवेटिव में पुट कर दो, तो वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। हमारे पास वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बनने वाला है। नो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपको ग्रेडियंट चाहिए टेंजेंट का, तो यहाँ पर आप लिख दो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो कि डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो dy by dx इज एक्चुअली नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट।
ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मुझे मिलेगा, पॉइंट मेरे पास है, मैं फिर इक्वेशन का फार्मूला लगा दूंगा। तो फौरी तौर पर लिखो, जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो इट मीन्स कि यू नीड ग्रेडियंट और डेरिवेटिव निकालना है। इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो डी वाई बाई डी एक्स खुद एग्जामिनर बता रहा होगा। तो भाई क्लियर हो गया, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें डेरिवेटिव लेना है, अगर नहीं है तो डेरिवेटिव गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। अब वही जो डेरिवेटिव गिवन है उसमें अपना पॉइंट जो है ना वो पुट कर दो। अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो 12 इंटू 1/2x, और x की वैल्यू बेटा 6 है, तो आप 6 पुट कर दो, -1, और इस सारे की पावर जो है ना 4 अंदर ही काट दो, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो 12 इंटू 3 पावर -4 हो जाएगी आपके पास। तो आप अगर कैलकुलेटर से ये वाली सारी चीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें -4, तो अब आपके पास जो है ना ये वाला जो ग्रेडियंट आपका कैलकुलेटर देगा वो 3/4 होगा। रिमेंबर, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ही चाहिए होता है, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बोल दे कि आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, अगर नॉर्मल बोलेगा तो आपका जो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होएगा वो रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव। मिसाल के तौर पर अगर ये 3/4 है तो वो नेगेटिव जो है ना 4/3 होगा। 2 नहीं होगा अंदर, हाँ, ये 2 नहीं होगा, 3 - 1। 2 होगा, सॉरी 3 - 1 2 होगा, और 2 की पावर जो है ना आपने वो लिखनी है, और 2 की पावर जो है ना यूं देखो, 2 की पावर -4 जो है ना ये 16 हो जाएगी। तो 4 के टेबल से आप कट कर दो, 4 3s आर 4 4s आर, वो सॉरी वो 2 है, 3 - 1 2, 2 रेज टू द पावर -4, तो 3/4 इसका ग्रेडियंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ डेरिवेटिव का काम होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है। लेकिन एक तीसरी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर एग्जामिनर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व का बोलता तो आपने गिवन जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन होता उसकी इंटीग्रेशन करनी थी, सी की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन ऑफ कर्व आ जानी थी। इक्वेशन ऑफ कर्व इज लिंक्ड एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला तो वही होता है इक्वेशन का, कौन सा जी, y - y1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब ग्रेडियंट 3/4, पॉइंट हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन के अंदर 6,4। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बेटा जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो y - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स, और पॉइंट की जगह पे 6। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना इस डिनोमिनेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इस 3/4 से जान छुड़ाना चाहो फ्रैक्शन से, तो मैंने आपको आसान बार बार कहता हूँ कि आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4y माइनस जो है ना 4 4 सर आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा जी, ये y - y1 तो 4 है, तो 4 4 सर ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x - 6, और इस ब्रैकेट को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 6 3 आर 18। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी ये 18 हो जाएगा। तो 3 6 आर 18, तो बेटा ये -18 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 4y - 16, इसको उठा के ले जाओ, 16 को उधर ले जाओ। आपने हमेशा y को सब्जेक्ट बनाना है, आपका आखिरी वो बोले या ना बोले तो +16, तो दिस इज 3x - 2, और इसको 4 से जाकर डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू, आपने अलग अलग डिवाइड करना है, 3/4 और 2/4, तो फाइनल आंसर वुड बी 3/4x - 1/2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व भी पूछ लिया। इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन, रिमेंबर दिस। जब इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब है तो y लिख के आपने लिखना है जी इंटीग्रेशन, और हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है 12। फंक्शन देखो, 3 किस्म की P1 में इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब है डिफरेंशिएटेड फंक्शन की इंटीग्रेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सिर्फ टेंजेंट जब निकाल लोगे उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है आपने, उसमें कोई फ़र्क नहीं है उन दो इक्वेशंस में। तो 12 इंटू 1/2x, तो इसकी अब इंटीग्रेशन बेटा हमने करनी है, तो ये आपके पास आ गई 12, और इसके साथ आपने फंक्शन लिखना है कि भाई इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है, दिस इज़ 1/2x,
-1 होल पावर -4 एंड दिस इज dx। जब भी इंटीग्रेशन करो हानिया बेटा कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया करो, सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर इंटीग्रेशन लगाया करो जिसके ऊपर पावर होती है, तो गलती के चांसेस बहुत हद तक रिमूव हो जाएंगे। अब लेट्स सी ये -4 और साथ dx। नाउ दिस फंक्शन इज रेडी टू बी इंटीग्रेटेड। अब आपने बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना इंटीग्रेशन करनी है, मॉडुलस तो नहीं लगा सकते, लिमिट तो है ही नहीं। अब आपने पावर रूल लगाना है सिर्फ इसके ऊपर, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, सॉरी ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की पावर सॉल्व करो। यहाँ पर ये ब्रैकेट है आपके पास, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम करेंगे पावर की, तो ये आपके पास 1/2x -1 -4 में +1 ऐड कर दो, और जो नई पावर है -4 + 1 से डिवाइड कर दो, इनटू ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है आपके पास, उस ब्रैकेट के डेरिवेटिव से ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/2 आएगा और +c लगा दोगे साथ। यहाँ पर प्योर इंटीग्रेशन करनी थी, कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। -4 + 1 ये आपके पास -3/2 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ब्रैकेट में -4 + 1 है और फिर आगे इंटू 1/2 है, तो 3/2, और आपके पास ये 3/2 जो है ना ऊपर जंप कर जाएगा। यहाँ पर लेट्स सी, ये देखो ये 12 हुआ, और आगे आप लिखो 1/2x -1। ये वो वाले मार्क्स हैं जो कि आपको मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब आप कह सकते हो कि जी -3/2, तो ये नीचे वाला जो 2 है ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो 3 1s are 3, 3 4s are, तो ये आपके पास जो है ना बेटा जी 8 आ जाएगा। तो यू कैन से कि दिस इज -8। अब ये ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है, इसे वापस डिनोमिनेटर में ले जाया करो, तो 1/2x -1 इसका क्यूब कर दो, और बेटा जी +c कर दो, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब c की वैल्यू निकालो, यू आर डन। अब हमने सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है, और पॉइंट हमारे पास 4,6 है, तो आपने 6 लिखना है उसकी जगह पे। c की वैल्यू निकालें आप, x की जगह पे आपने ये वाला 4 पुट कर देना बेटा, और y की जगह पे आपने 6 पुट कर देना। 6,4 है, सॉरी पॉइंट्स देख लो, पॉइंट हमारे पास सॉरी 6,4 है, 4,6 नहीं है, तो ये 6,4 है, तो ये वाला पॉइंट आप आपने पुट करना है। दिस इज योर 6,4। क्वेश्चन पूछो बेटा, बेसिक लेवल पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे का तो यहाँ पे पूछो। आई एम हेयर फॉर योर बेटरमेंट। शर्म नहीं करनी कि हमें ये चीज़ नहीं आती और हम कैसे पूछें, चाहे कुछ भी नहीं आता वो भी आप यहाँ पर पूछ लो, बाद में टाइम नहीं मिलना पूछने का, फ़ायदा ही कोई नहीं होना। x की जगह पे आपने बेटा जी सॉरी y की जगह पे, फिर देखें ये वाली गलती, y 4 है हमारा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और x 6 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 और इसका क्यूब और +c। 3 -1 जो है ना बेटा जी 2, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट गया -1, और उधर जाकर 4 में प्लस हो जाएगा, तो माई c इज़ 5। जब मेरा c 5 है, अब इसी इक्वेशन में c की जगह पे बस, अब ये देखें, अब मैं c को रिमूव कर रहा हूँ, अब c की जगह पे मैं जस्ट 5 लिख दूंगा। दिस इज़ माई इक्वेशन, दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ कर्व। अब मेरी इक्वेशन ऑफ कर्व जो है ना रेडी हो गई है, और बस यहाँ पे आपने छोड़ देना है क्वेश्चन। दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर को दिखा देना है, दैट्स इट। मतलब अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो P1 के अंदर एक क्वेश्चन 3 इक्वेशन में से बनाता है एग्जामिनर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कभी वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी आपने बेटा जी अपना ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले सोचना है हमें डिफ्रेंशिएट करना है। whenever the examiner asks equation of tangent or equation of normal, आपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है। फौरी तौर पर आप फंक्शन को देखोगे, जैसे ही ये फंक्शन को आपने देखा, आपने कहना है कि एग्जामिनर ने हमारा काम कर दिया है, उसने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन दे दिया था। तो जैसे ही ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन है, तो आपने बस डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट में से x को उठाना है और उस डेरिवेटिव में डाल देना है, तो डेरिवेटिव आपका प्रॉपर आंसर की शक्ल में आ जाएगा। लाइक यहाँ पर 3/4 आपका ग्रेडियंट है, और इस ग्रेडियंट को mt लिखा करें, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट शॉर्टकट में। तो ये अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती तो मैं इसका ग्रेडियंट नॉर्मल का निकालता, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेता। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आपने जस्ट m के साथ कैपिटल N लिखना है,
और उसको आप -4/3 कर देते अगर वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं पूछा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें यहाँ पर 2 मार्क्स दिए, फिर उसने इक्वेशन ऑफ कर के लिए आपको 4 मार्क्स दे दिए। तो 4 + 2 बेटा जी 6 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल गए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो चीज़ याद करने वाली है, अगले किसी भी पेपर में 2 दिनों में जो करवाना है, इक्वेशन ऑफ कर्व किसी को नहीं भूलनी चाहिए, स्टेप्स याद हों, तो फिर आपका पेपर स्मूथ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप देखें, a curve has this equation where x is greater than 0 and a is a constant, the curve has a stationary point। ये दूसरी निशानी, जब स्टेशनरी पॉइंट आए तो डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। dy/dx इज़ ऑलवेज ज़ीरो व्हेन इट हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हमें तो डेरिवेटिव लेना है। पहले तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और उस फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। दिस इज़ ax 1/2 माइनस 2x, आपने इसका बेटा डेरिवेटिव लेना है। तो दिस इज़ dy/dx। अब ax, अब 1/2 पावर डेरिवेटिव में पहले नीचे आती है और फिर उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो फिर 1/2 होता है। -2 x का डेरिवेटिव बेटा होता है 1। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बन जाएगा 1/2 x पावर -1/2 -2। जब ये लिख लिया तो यहाँ पर लिख लो फॉर स्टेशनरी पॉइंट। एग्जामिनर को आपने लिख के बताना है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट ये जो डेरिवेटिव होता है भाई ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो फिर हम डेरिवेटिव की जगह पे बेटा जी लिख देंगे ज़ीरो और हमारे पास जो है ना ये बन जाएगा 1/2 a। अगर x की पावर ऊपर -1/2 है तो आप इसको नीचे लेके आ सकते हो 2x की पावर 1/2 और उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा सकते हो -2। इस 2 को उठा के इधर लेकर आ जाओ तो 2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू x अंडर रूट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटा जी ये आपके पास जो है ना आ जाएगा a इक्वल्स 2 इंटू एक्स अंडर रूट था, तो 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको उसने कुछ दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट 9 है क्वेश्चन के अंदर। देखो उसने खुद बोला हुआ है कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 9 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप रुक जाना। यहाँ पर आपके पास जो एक्स अंडर रूट है, एक्स की जो वैल्यू है, तो ये 2 टाइम्स 2 4 इंटू एक्स अंडर रूट। यहाँ पर आप बता दो एग्जामिनर को कि एक्स 9 है, तो एक्स की जगह पे आप बेटा 9 लिख दो। तो 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 9 इज़ 3, तो 4 टाइम्स 3 इज़ 12। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 12 आ चुकी है यहाँ से। अब जो हमें जो है ना y की वैल्यू निकालनी है a। अब लुक x आपके पास है, इक्वेशन आप लिख दें। इक्वेशन हमारे पास थी ax पावर 1/2 -2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे बेटा जी अब आपने a की वैल्यू 12 निकाली, x की वैल्यू उसने 9 बता दी और इसकी पावर 1/2 -2 x की जगह पे 9। तो 9 का अंडर रूट 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 और आपके पास 9 टाइम्स 2 18। तो 36 माइनस 18 इज़ 18। तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो 18 है और जो a का आंसर आया वो 12 है। उसने कहा था कि y के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 18 है। रिमेंबर आपके पास उसने हमसे पूछा कि आपने निकाल के देने हैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p हमें a भी निकल आया और उसके बाद जो है ना हमने y के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए। तो ये हमारा y इज़ इक्वल टू 18 इज़ आवर आंसर। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है बाइनोमियल का, जिसमें इसमें जो जिस बच्चे को जो मसला है, जब कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है जनरल टर्म TR+1। इसका फार्मूला होता है बेटा NCR a⁴n - r b⁴r। दिस इज़ जनरल टर्म। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट कोएफिशिएंट बताता होता है। और दूसरा फार्मूला जिसमें आपकी एक्सपेंशन होगी वो a+b⁴n, दैट इज़ इक्वल टू a⁴n NC1 a⁴n - 1 b⁴n। और दूसरी टर्म जो स्टार्ट होगी दैट इज़ NC2 a⁴n - 2 b⁴2। बस ये दो फार्मूलाज लगाने हैं। या तो ये वाला जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाओ जो डायरेक्ट कोएफिशिएंट बताता है,
एक्स स्क्वायर वाला, जिसमें कलेक्टिंग एक्स टर्म्स मैंने आपको सिखाई थी। अब यहाँ पर हमारे पास है, उसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन इतना। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, पहले आप पहले वाली ब्रैकेट लिखो 1, ये 6 नंबर का देखो बाइनोमियल है, 1 + 2/px द होल पावर इज 5। अब आपने इसमें क्या करना है, टर्म इन एक्स स्क्वायर, हमें टर्म चाहिए, ये ब्रैकेट है और इसके आगे आप लिख दो टर्म इन एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना बेटा जी मैं लगाऊंगा सीधा 5c2। मैं अगर दूसरी, पहली टर्म तो 1 होगी, दूसरी टर्म मुझे अगर चाहिए तो देखो इसके लिए आसान तरीका है कि पहले आप a लिख लिया करो, हमारे पास a1 है, a1 है और b आपके पास 2/px है। अब ये माइनस होता तो इसका साइन भी आगे वही जाना है, तो 5c2 a⁻, डिफरेंस होता है। देखो पहला फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, NCR, n मेरे पास है 5, इधर ये भी लिख लिया करो 3 इन्फॉर्मेशन। जिस बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है कि सर हम यहाँ पे गलती कर लेते हैं, कभी वो यहाँ पे माइनस लगा देता है, आप पहले लिख लिया करो n is 5, a is 1, b is 2/px। अब हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर, देखो हर बच्चे की अपनी चॉइस है, ये दोनों फार्मूलाज आप लगा सकते हो। जिसकी कैलकुलेशन ज़रा फास्ट है वो ये वाला भी लगा के अपनी एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाल सकता है, कोई बाइंडिंग नहीं है आपको कि आप जो है ना ये वाला फार्मूला लगाओ। मैं यूजुअली इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो चीज़ आ जाती है। अब आपने अपने हिसाब से चलना है कि कौन सा बच्चा किस फार्मूले में कंफर्टेबल है, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे फैक्टोरियल वाला नहीं लगाना। P1 में फैक्टोरियल इज़ नॉट अलाउड। हानिया आप फैक्टोरियल आंसर वहाँ पे निकाल दिया था आपने, यू कैन नॉट यूज़ फैक्टोरियल वाला फार्मूला बाइनोमियल में। फैक्टोरियल वाला P3 का फार्मूला है, वो हम सिर्फ P3 में यूज़ करेंगे। तो 5c2 जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और 1 5 - 2 इसका डिफरेंस बेटा जी 3 आ जाएगा। जो दूसरी टर्म है मेरे पास वो 2/p और 2/px, और इस सारे का स्क्वायर लूँगा तो देखो एक्स स्क्वायर, मुझे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर मिल गया। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं उधर से पहले फर्स्ट टर्म निकालूँ फिर जो है ना दूसरी टर्म निकालूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा काम यहीं पे हो गया। 5c2 10 होता है बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, इंटू 2 का क्यूब जो है ना बेटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, ओवर p का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। हमें x का स्क्वायर नहीं, उसका कोएफिशिएंट चाहिए। और देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट। अब यू कैन नॉट इग्नोर द सेकंड ब्रैकेट। मैंने पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसमें से बेटा जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने निकाल दिया और मेरे पास वो आ गया 10 4s are 40/p स्क्वायर। ये मेरे पास कोएफिशिएंट है, इसको ब्रैकेट लगाकर साथ एक्स स्क्वायर लगा दो। अब आई एम डन विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 ब्रैकेट। पहले वाली ब्रैकेट से मेरा काम हो चुका है। नाउ आई विल यूज द सेकंड ब्रैकेट विद सेम अप्रोच एंड आई विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन आई विल बी गोइंग टू ऐड दीज टू कोएफिशिएंट एंड विल मेक इट इक्वल टू 70 एंड देन आपके पास p की वैल्यू आएगी। इसीलिए इसके 6 मार्क्स हैं। अब दूसरी ब्रैकेट लिखो अच्छे बच्चों की तरह, यहाँ पर एग्जामिनर को दिखाओ कि सर दिस इज़ 1 + px। आराम से अलग अलग आपने करना है, तो कभी ये लिखो और उसे बोलोगे सर इस ब्रैकेट में से टर्म इन एक्स स्क्वायर मैं निकालना चाह रही हूँ, और फिर आपने अब वही फार्म, इसकी पावर 6 है। तो देखो इसके चीज़ें चेंज हैं, हर ब्रैकेट के साथ उसकी चीज़ें लिख दिया करो। आपके लिए एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे गलती नहीं होगी। n is 6, a is 1 एंड योर b is px। तो अब आपने फार्मूला लगाओ NCR, तो यू विल से कि सर 6c2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, मुझे लगा है दूसरी टर्म के अंदर मुझे, देखो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट, मैं खुद आइडिया लगाऊंगा। पहली टर्म अगर 1 है, दूसरी टर्म में स्क्वायर होता है, तो 6c2 वाली टर्म में ही मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो 6 - 2 इसकी जगह पे 4, और इसका जो b है बेटा वो px है, और px में ये वाली पावर आ जाती है। तो लुक
पी एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो आई एम डन। तो 6c2 जो है ना बेटा जी ये 15 है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, इंटू जो है ना बेटा जी ये p का स्क्वायर और x का स्क्वायर। मुझे जो है ना सिर्फ 15 1s आर 15 एंड p स्क्वायर और इंटू x का स्क्वायर। मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, दोनों मिल चुके हैं। पार्ट 1 में मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 40/p स्क्वायर था, पार्ट 2 में मेरा 15p स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख दो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में जो लिखा आप यहाँ पर एग्जामिनर को बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स का स्क्वायर है वो क्वेश्चन में गिवन है वो 70 है। हमारे पास एक्स स्क्वायर के दो कोएफिशिएंट है और दोनों को हमने प्लस करना है। एक हमारे पास 15p स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर को इग्नोर करो, और जो पहला था वो बेटा हमारे पास था 40p स्क्वायर, तो 40p स्क्वायर इज इक्वल टू 70। अब देखो p स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए डिनोमिनेटर में है, मैं पूरी इक्वेशन को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग लाइक 15p⁴ और प्लस p स्क्वायर कट जाएगा, 40 अकेला बच जाएगा, 70 को p स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 15p⁴ माइनस 70p स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें से मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो, एग्जामिनर को शो करो कि मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है। इसमें से 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बेटा जी हमारे पास ये बन जाएगा 3/4 माइनस जो है ना 70 को 5 से डिवाइड करें तो 14p स्क्वायर और प्लस जो है ना आपके पास 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है। आपको पता है कि p स्क्वायर को लेट कर लीजिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे लेट p स्क्वायर इज y, तो अब आपके पास बेटा जी ये इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर बेटा जी आपने लगा देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो आपके पास p की टर्म के अंदर आंसर आ जाएगा तो यू कैन सॉल्व इट फर्दर। इससे आगे कर लोगे ना। इसमें अगर देखो पूरा बाइनोमियल का चैप्टर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों फार्मूला सामने लिख लेने हैं। पहला फार्मूला स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है TR+1, ये 1 लिखा हुआ है 7 ना समझ आना, TR+1, तो ये NCR A⁻n-r B⁻r, ये जनरल टर्म फार्मूला किसी भी स्पेसिफिक टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, और ये जनरल एक्सपेंशन के लिए होता है बेटा A+B⁻n। तो ये वाला बेटा बाइनोमियल आई होप कि आप सबका अच्छा हो जाना चाहिए, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव कर रहे हैं। अलीना बेटा समझ आया यहाँ तक? जी गुड। अब आगे चलते जाओ, ये पूरा चैप्टर बेटा पूरा पेपर ख़त्म करना है। जैसे क्लास एंड हो मुझे रिमाइंडर भेजना है, मैं दोबारा लिंक सेंड करूँगा। पूरा पेपर मीन पूरा सिलेबस रिवाइज करो, हर चैप्टर में जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है 10 दफ़ा पूछे, बाद में ना कहना कि हमारी कोई चीज़ रह गई थी और ये काश हम कर लेते। काश से कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे बेटा जी थीटा सर, लगाओ। आप इसके अलावा कौन से पेपर कराएंगे? बेटा बहुत सारे मेरे पास पेपर्स हैं, और मुश्किल से मुश्किल सिलेक्शन वाली जो है ना मैं आपको करा दूंगा। मैं 18 तक जाऊंगा। इसके बाद पहला मेरा टारगेट है 2022 के मैं सारे आप लोगों को करवा दूं, और आप लोग घर में मेहनत से अच्छे बच्चों की तरह सारे पेपर्स देखो, और उनमें हर बच्चा घर में बैठ जाए, कमरे में बंद करके पेपर सॉल्व करो। अगले दिन मुझे बताओ सर हम सब ने ये 2022 के 4 पेपर किए हैं, डिफरेंट बच्चे के डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे। मैं उस पेपर को ओपन करूंगा, हर बच्चा बोले सर क्वेश्चन 5 समझा दें। लुक, हर बच्चे का डिफरेंट माइंडसेट है, किसी ज़रूरी तो नहीं है कि सबको सेम प्रॉब्लम है। आप एक पेपर ईमानदारी के साथ 2022 के 7 पेपर हैं, ये 7 पेपर अच्छी तरह से कर लो। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 7 पेपर हैं। आप ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ, चीटिंग करोगे अपना कबाड़ा करोगे। 7 पेपर ये थारोली खुद करो, अपने आप को ग्रेड करो, 60 आए 70 आए कुछ भी आए, फौरी तौर पर मेरे से रब्ता करो, सर 2023 के फ़लाँ पेपर में मुझे
बाइनोमियल में प्रॉब्लम है। मैं अब ये 2-2 3-3 घंटे की क्लास रखने का मकसद ही यही है, हर बच्चे का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब जिस बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, सर ठीक है मेरा ये वाला 23 टिक हो गया है, फिर 22 के 7 पेपर हैं, फेब मार्च का पेपर है बेटा जी, तो ये 7 हो जाएंगे। तो इस टेक्निक के बाद इस प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आप 72 73 इंशाल्लाह, सिली मिस्टेक अगर ना हुई तो फुल मार्क्स भी ले सकते हो। ये कोई इतना मुश्किल वाला पेपर नहीं है कि इसमें से हम मार्क्स ना ले सकें। तो इस टेक्निक को फॉलो करो, आपका इंशाल्लाह ए स्टार आ जाएगा, लेकिन फॉलो करना है। अब पेरीमीटर करना है शेडेड रीजन का। इन दो पेपर्स को अलीना फारूक और मिनाहल जो आपने क्वेश्चन किया ना, 2023 2022 सारे सब बच्चे कह रहे हैं हमने कर लिए हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा। आपने 23 के प्रॉब्लम निकालने हैं, 15 मिनट में मैं वो पेपर खोलूंगा, 10 मिनट में जिस हर बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा, जहरी बात है। अब इतने जो है ना आइंस्टाइन तो हो नहीं तुम कि तुमको सर हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको नहीं होगा उसको कहूँगा बेटा तू 5 मिनट चुप कर। तो 23 के स्टेप बाय स्टेप ऐसे टिक मारते जाओ। सर 23 के 6 पेपर्स हैं, मुझे इसमें प्रॉब्लम, मैं वो सारे सॉल्व कराऊंगा बेटा। ये सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस करने के बाद आपका P1 100% स्ट्रांग हो जाएगा। क्या है भाई बाइनोमियल में, और वो क्या पूछ सकता है सिवाय इन 2 फार्मूलाज के मेंसुरेशन के अंदर। अच्छा जब इधर आओ सर्कुलर मेजर में, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इन रेडियन। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी एंट्री मारनी है, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही इस क्वेश्चन से बाहर निकलना है तो रेडियन से वापस आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है कैलकुलेटर। ये भूल ना जाना, आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तुम्हारा रेडियन की वजह से। ये वाला चैप्टर सिर्फ रेडियन में करना है। जैसे वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, रेडियन को फौरी तौर पर डिग्री में कन्वर्ट करके आगे मूव करना शुरू कर दो, ये लाजमी होता है। अब मुझे बेटा जी इसका पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। उसके लिए मुझे ये वाली आर्क लेंथ चाहिए ए बी। अब मुझे आर्क लेंथ क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसने कहा कि ए बी की जो लेंथ है आर्क की वो 8 है, और जो पेरीमीटर है सेक्टर का वो 20 है। अब भाई जी क्या करें, आर्क लेंथ का फार्मूला तो हमारे पास होता है S = R थीटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जो पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये रेडियस पेरीमीटर है, तो हमें जो है ना पेरीमीटर ऑफ द शेडेड सेगमेंट, तो आपको तो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। ए बी शेडेड रीजन में आपको जाना है, क्या करोगे भाई इसमें, अगर मुझे आर चाहिए, अब ज़रा थोड़ी सी हर बच्चा अपने माइंड में अप्रोच बना ले। खिजर आप अपनी अप्रोच बनाते हो, मैं जहाँ पर अपनी अप्रोच बता दूं बना रहा आपको हूँ। जी बेटा, बता दूं आपको हाँ आपकी अप्रोच क्या है आप बता दें। 20 - 8 / 2। माशाल्लाह, और फिर ये सिर्फ एक अप्रोच में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आप क्या कह रहे हो, नहीं, हार निकल आएगा। आर निकलेगा ना। क्या करेंगे, हमारा क्या निकलेगा। 20 - 8 / 2 से आर निकलेगा, और फिर हाँ बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी अच्छा अच्छा कोई अच्छा, जाएगा। एक मिनट बाकी एक को मिनट। साइन रूल लगा के आप वो आंसर निकाल लेंगे, अब एंगल निकालेंगे, उसके बाद ऊपर वाली लेंथ में निकल अब जाएंगे। देखें, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों अलीना को और इसको ये समझ आया। अब हानिया और ये आप लोग देखो, मैं पहले पेरीमीटर को जो है ना R+R, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज गिवन, R+R प्लस जो है ना मेरे पास जो है ना आपके पास 8 भी गिवन है, तो 8 और इज इक्वल टू 20। अब 2R is equal to 20 minus 8 and R is equal to 20 minus 8 is 12 divided by 2, तो R is 6, तो R की वैल्यू 6 हम पहले निकाल लेंगे। हमारे पास R भी आ चुका है, ये चीज़ भी आ चुकी है। अब बेटा जी अब आर्क लेंथ R थीटा कैसे निकालोगे, अब आपने आर्क लेंथ का फार्मूला लगा देना है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, मतलब S इज इक्वल टू R थीटा। अब मुझे जो है ना थीटा चाहिए बेटा जी, एस मेरे पास 8 है, आर्क लेंथ की वैल्यू 8 है, आर हमने 6 निकाल लिया, थीटा नहीं है हमारे पास, तो हमें थीटा चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 8/6, और 2 4s आर एंड 2 3s आर तो माई थीटा इज 4/3 रेडियन। माई थीटा इज 4/3 रेडियन।
तो जब रेडियंट आपके पास आया, अब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू के लिए मैं कॉस रूल लगाऊंगा। अब मुझे देखो, अब मुझे बेटा जी सिर्फ ये ए बी की लेंथ चाहिए, ये वाली। अब थीटा मेरे पास आ चुका है, नेबर्स हैं, तो अब थीटा के ऊपर डायरेक्ट कॉस रूल लगाओ। ए बी हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपको साइन रूल, बल्कि ए बी हमने डायरेक्ट निकालना है। तो नेबर्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नेबर्स मतलब 6 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 4/3। अब यहाँ पर कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज़ बेटा आप निकालें तो हमारे पास जो है ना आ जाएगा, तो इससे ये आपके पास आ जाएगा 72 -72 कॉस ऑफ 4/3 एंड होल अंडर रूट। मैं यहाँ पर प्रॉपर आंसर नहीं दूंगा क्योंकि उसने ए बी मुझसे पूछा ही नहीं है। मेरी इस बात को आप समझो, इट्स अप टू यू। आप निकालना चाहते हो निकाल लो, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं निकालूंगा। मेरा एग्जामिनर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने यहाँ पर ए बी की उसको असल वैल्यू बताना पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है पेरीमीटर निकालना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइम ही वेस्ट नहीं करूँगा। पेरीमीटर आप आधा मिनट भी नहीं लगना इसमें निकालने में। जी, टाइम भी नहीं लगना। अब आपके ऊपर है, मैं नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर ए बी की लेंथ मेरे पास है और मेरे पास आर्क लेंथ जो है ना वो 8 है। अब ए बी की जो मेरे पास वैल्यू है वो होल अंडर रूट के अंदर है, और वो होल अंडर रूट के ऊपर 72 -72 कॉस 4/3 है और प्लस 8 है। अब भी तो मैं कर रहा हूँ ना, तो एग्जामिनर की मैंने कुशान में गुस्ताखी कर दी है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं निकाली, यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करूँगा तो इट विल बी लाइक 15.42 बला बला। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। दिस इज़ 15.4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर छोड़ दो। दिस इज़ योर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। आप यहाँ पर अलग निकाल लोगे, पूरा निकाल लो और उसके बाद 8 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। लेकिन कैलकुलेटर को आपने रेडियन मोड में रखना है। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें शेडेड सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना मुझे एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, इसकी मैं लिखूँगा यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। आप उसको वर्किंग प्लान बताओगे, क्या प्लान है जी। वापस डायग्राम को जाओ, देख के बताओ एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट कैसे आएगा। कॉमन सेंस है, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को निकाल दिया जाए तो शेडेड एरिया आ सकता है। रानिया बेटा ठीक है ये वाली अप्रोच? जी सर। ओके बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है तो बेटा आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये वर्ड्स में लिख दिया करें एरिया ऑफ सेक्टर, कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कौन सा, ओ ए बी, माइनस जो है ना बेटा जी एरिया ऑफ ट्राई एंगल, तो आपने एरिया ऑफ ट्राई एंगल निकालना है। पूरा मैंने P1 का बेटा जी ऑपरेशन करना है। अब साथ दो फिर देखना कि P1 कैसे आपके लिए स्ट्रेट हो जाता है कि भाई कुछ भी नहीं है, 1/2r² थीटा। ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2r² साइन थीटा। तो अब आपके पास रेडियस भी है, सब कुछ है, तो दिस इज़ 1/2। आर की वैल्यू बेटा जी आपके पास 6 का स्क्वायर इंटू थीटा जो है वो 4/3 है, -1/2 इंटू आर की जगह पे 6, और साइन जो है ना बेटा जी आपने 4/3 कर लेना है। तो यहाँ से आपने बेटा जी कैलकुलेटर यूज़ करना है। इधर जो है 6 का स्क्वायर 36, 36 को 18, 2 से डिवाइड करोगे 18, 3 से करोगे तो ये 6 4 24 आएगा, -6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 30/4, तो आपके पास जो है ना बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर साइन 4/3 एज इट इज़ लिख दो। मुझे ट्रिग्नोमेट्री से चिढ़ है तो मैं अब 24 -18 साइन 4/3 इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.505117। और लेकिन आपने फाइनल आंसर देना है 6.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लिख दो कि मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे रही हूँ। दिस इज़ माई शेडेड रीजन एरिया, दैट्स इट। अब आपका फेवरेट बेटा क्वेश्चन आ गई, शो दैट द इक्वेशन दिस कैन बी मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिखाना है ये क्या एक्सप्रेस हो सकती है। हाँ जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपने अपनी इक्वेशन का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम तो बेटा जी आपके पास दोनों ब्रैकेट्स होंगी, तो यू कैन से कि दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको 1 को नेगेटिव वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी आपके पास वही आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपके पास जो ऊपर वाला कॉस थीटा प्लस माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा, तो इट विल बिकम लाइक 2 साइन थीटा। नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक है, ओ सॉरी ये थर्ड आइडेंटिटी है, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा जी। आप कहेंगे जी मेरे पास तो आ गया 2 साइन थीटा इक्वल्स राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे जो है ना साइन थीटा, देखो क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर थीटा भी साइन थीटा, सब कुछ साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट कौन बताएगा? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूं? 1 minus sine square theta. शाबाश, तो ये देखिए 3 ही तो रिप्लेसमेंट हैं। अच्छा, कभी ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ, तीनों रिप्लेसमेंट से कुछ काम ना आए, तो इक्वेशन को cos थीटा साइन थीटा से डिवाइड भी करने के लिए सोचना है कि जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाओगे कि तीनों रिप्लेसमेंट भी हेल्प नहीं कर रहे होंगे, साइन थीटा होगा लेकिन जो प्रूव करना होगा उसमें tan थीटा होगा, तो यू कैन डिवाइड होल इक्वेशन विद cos थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने ये वाले 3 काम सोचने हैं, तो इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपकी कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। तो ये -1 प्लस जो है ना बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको, ये हमारे पास आ गया, अब सिंप्लीफाई करो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मेरे 1 पास minus cos के थीटा आपने किसकी जगह डाला है? क्या क्या ये 1 minus cos के थीटा आपने किसकी जगह डाला है? रानी अरिहान, मैंने किसकी जगह पे डाला है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 minus sine square theta बोला था। ये देख लो, अभी देखो 2 सेकंड के अंदर अंदर कॉस स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो सही है रानिया, अलीना आपने पकड़ लिया। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो अब ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड पे खाली 2 साइन थीटा है, स्क्वायर नहीं लगाना, मैंने स्क्वायर लगाया हुआ, किसी ने रोका ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे खाली 2 साइन थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड पे आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब आपने बेटा जी क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है जो उसने बोला है। उसने कहा था ए स्क्वायर साइन थीटा, ए साइन तो ए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो है ना बेटा जी आप लिख दो 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। हेयर a is 2, b is -2 and c is -1। तो लुक, हमने वही वाला a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड आई प्रूव्ड माय आइडेंटिटी। हैंस का मतलब है पिछला पार्ट उठाओ। अब आगे जो है ना आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले सिस्टम में जाना है, जिसकी रेंज थीटा 0 से 360 तक है। तो अभी हमने जो कुछ प्रूफ किया था ऊपर से, वही आपने एज इट इज़ उठा लेना है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी सॉल्व करनी है, कोई पार्ट नहीं छोड़ना। ये बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल है। 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगा। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी होता है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट फुल स्क्वायर करो -2, इसका स्क्वायर दिखाओ आप, और फिर 4a की जगह पे 2 लिखो, c की जगह पे बेटा -1 लिखो, ओवर 2a, तो 2 इंटू 2 करो और सारा कुछ कैलकुलेटर में डाल दो। तो आपके पास कैलकुलेटर के अंदर बेटा जी जो आंसर आना चाहिए साइन थीटा का, यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर देगा कैलकुलेटर, और डायरेक्ट आंसर तक आप पहुँचोगे और वो होगा आपके पास 1 प्लस माइनस लाजमी होगा 2 अंडर रूट 3, इन सब की सोल्यूशन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 4, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड भी कर दो, ये 2 था सॉरी, ये 2 है, माइनस माइनस प्लस ये 2 होगा। अब 4 को दोनों से डिवाइड कर दो, इस सारे हिस्से का आंसर ये निकलेगा। तो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस माइनस आपके पास बेटा जी 2 इंटू
3 से तो 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास 2 भी उड़ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + -3√2। अब ये दो चीज़ें हैं जो कि साइन थीटा के इक्वल हो चुकी हैं। अब दो इक्वेशन हैं बेटा, अब सिस्टम को समझो। अब सबसे पहले इधर आर करो आप, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप पहले लिखेंगे 1 + √3/2, और राइट साइड पे कहीं पे दिखा दोगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - √3/2, और यहाँ पर देखें ये चीज़। अब आपने यहाँ से कैलकुलेटर पे अगर ये वाली चीज़ करोगे तो यहाँ पर साइन थीटा का आंसर जो है ना ये बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा। आपने रट्टा नहीं मारना, कैलकुलेटर पे डाल के देखना है कौन सी इक्वेशन रिजेक्ट हो रही है, कौन सी इक्वेशन आपको आंसर दे रही है। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो कैलकुलेटर थीटा देगा। अब यहाँ पर अपना कैलकुलेटर जिस बच्चे ने वापस कन्वर्ट नहीं किया होगा, 0 से देखो 360 डिग्री की रेंज है। पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना था, और उस क्वेश्चन से जैसे ही अगले क्वेश्चन में एंटर होगे वापस अपने कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे पेपर ख़त्म करके आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने कन्वर्जन भी करनी थी। तो दिस वुड बी लाइक बेटा जी साइन इनवर्स इंटू 1 - √3/2। तो यहाँ से आपका जो आंसर कैलकुलेटर बेटा जी देगा थीटा का आंसर, ये कैलकुलेटर से आप अभी अभी बेशक निकाल के खिजर बता भी सकते हो। साइन इनवर्स 1 - √3/2 क्या आंसर आता है? और ये थीटा नहीं, हमारा अल्फा निकलेगा। ये हमारा सबसे पहले जैसे ही आपका साइन इनवर्स होएगा तो यहाँ पर आपको अल्फा मिलेगा, तो ये अल्फा का आंसर आने वाला है। निकाल रहे हो? किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? कैलकुलेटर मैंने भी आपके पे ले लिया है। 1 - √3/2। सर फाइनल वैल्यू बताओ साइन इनवर्स करके या सिर्फ उसकी? पहले अल्फा की 27.47 7.47 27.47 20 27.47 27.47 1 - √3/2 की। कोई और बच्चा भी बता दे चेक करके। खिजर साहब कैलकुलेटर ज़रा जल्दी से, 1 - √3/2 और उसका साइन इनवर्स। करता हूँ सुबह। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बेटा जी किया करें ये वाली। सर सॉरी 21.47 है। हाँ जी बेटा जी, ये देखें ना आपकी गड़बड़ है, जो है इसके पास जो है ना मार्क स्कीम है मेरे पास साथ जो है ना खुली हुई, तो यहाँ पे गलत आंसर आपने खुद किया। 21.5 डिग्री अल्फ़ा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपना सिस्टम ड्रॉ करो। जिस बच्चे को ये वाला सिस्टम अभी तक समझ नहीं आया वो देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना अल्फ़ा ड्रॉ करना है। हर क्वाड्रेंट में अल्फ़ा ड्रा कर लो। ये भी आपका अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा, और यहाँ पे आपका अल्फ़ा होगा, और अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है 21.5 डिग्री। यहाँ पर भी लिखो आप 21.5 डिग्री, और यहाँ पर भी लिखो 21.5 डिग्री, और यहाँ पर भी लिखो 21.5 डिग्री। हानिया बेटा आप इसको देखना, रानिया अहमद 21.5 डिग्री 20 हर जगह पे लिख दो। अब उसकी रेंज है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। पहला आंसर तो हमारे पास ये है ही, लेकिन अब जो है ना आपने कहाँ पर आना है, किधर है रेंज उसकी? उसकी रेंज को देखो। उसने कहा था थीटा 360 और 0 के दरमियान में लाई करेगा, लेकिन उससे पहले पहले साइन आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपका ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट देखोगे, साइन की इक्वेशन तो नेगेटिव वाली हमने ली हुई है भाई।
ये प्लस वाली इधर ली थी, ये नेगेटिव वाली है। तो आपका जो साइन है नेगेटिव, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव है। तो ये वाला आपको यहाँ पे थीटा मिलेगा अगर आप 180 में अल्फा ऐड कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा सेम होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 360 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मुझे अब थर्ड में और फोर्थ में हूँ मैं, तो अब आप बेटा पहले 180 डिग्री में 21.5 डिग्री निकालो, एक थीटा आएगा। दूसरा थीटा बेटा जी आपका आएगा जब 360 डिग्री में से आप 21.5 डिग्री निकालोगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू, आपके दो आंसर आएंगे। एक 180 में 21 पॉइंट ऐड करो तो बेटा जी ये आएगा 201.5 डिग्री, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 338.5 डिग्री। तो दीज आर द टू आंसर्स विच आर ओके फॉर योर थीटा। अब ये थीटा मैंने निकाल लिया, बताओ इसमें कौन सा मुश्किल काम होता है? ये तो मुफ्त के मार्क्स होते हैं। कुछ बच्चे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ये सिस्टम अभी तक कंफ्यूज कर रहा है। ये सबसे आसान है। इनवर्स के साथ जो आपका एंगल निकलेगा वो आपका हमेशा अल्फा आएगा। जब आप ये चीज़ सीख लोगे, अपने उस सिस्टम पे जाओ क्वाड्रेटिक में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना अल्फा ड्रा करो, सेकंड में अल्फा ड्रा करो, थर्ड में अल्फा ड्रा करो, फोर्थ में अल्फा ड्रा करो। जब अल्फा ड्रा हो जाएं तो आपको पता है फर्स्ट में अल्फा और थीटा इक्वल होते हैं, सेकंड में जो थीटा होता है वो आपका 180 माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 प्लस अल्फा या 270 माइनस अल्फा भी कर सकते हो आप, लेकिन हम इसी में मूव करेंगे। और यहाँ पर आपका थीटा इधर से होगा। बस जितने भी आंसर निकाल सकते हो पहले सारे निकालो, और फिर जाकर उसकी रेंज देखो एग्जामिनर की। वो 0 से 360 मांगता है, कभी 0 से 180 मांगता है, कभी 0 से 90 मांगता है। उस रेंज में आपके बहुत सारे आंसर्स में से जो आंसर रेंज में फिट आएंगे, फाइनल आंसर वही लिखिएगा बेटा। तो यहाँ पर 201.5 डिग्री और 338.5 डिग्री रेंज में आ गए, एंड दीज आर आवर टू आंसर्स। बस हमारे ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए बेटा जी। आपका एपी और जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसको आपने समझना है। कितना टाइम रह गया कॉल एंड होने में? 2 मिनट। चले 2 मिनट के बाद मैं लिंक दोबारा सेंड करूंगा। ये पेपर कंप्लीट करना है, सीरियस हो जाओ, 2 दिनों में कुछ नहीं होता, आपने डबल डबल पढ़ना है। A tool for putting fence post into the ground is called a post rammer. The distance in millimeter that the post sinks into the ground on each impact of the post rammer follow a geometric progression. GP की बात कर रहा है। First 3 impacts cause the post to sink into the ground by 50 millimeter. तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है बेटा जी वो 50 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिख दो फर्स्ट मिलीमीटर और 40, फिर सेकंड टर्म है तो यहाँ पर लिखते जाओ। सेकंड टर्म को जीपी में ए आर कहते हैं जो कि 40 है, और जो थर्ड टर्म है उसको आपने ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मिलीमीटर बोल देना है। तो आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लिखी है। तो वेरीफाई दैट द नाइन्थ इम्पैक्ट इज द फर्स्ट इन विच द पोस्ट सिंक्स लेस देन 10 मिलीमीटर इनटू द ग्राउंड। अब आपने ये चीज़ प्रूव करके देनी है। अब आपने पहले तो आर निकालना है, कॉमन रेशो निकालनी होती है, और कॉमन रेशो होती है हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। सेकंड टर्म हमारे पास है जी कितनी, 40/50, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 50, तो 4/5 मेरे पास आर आ चुका है। तो मेरी जो कॉमन रेशो है वो 4/5 होता है। जीपी वाले क्वेश्चन में आर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर। मैं आपको मीटिंग एक्सपायर हो गई तो मैं आपको ये वाला लिंक दोबारा सेंड कर दूं।
जी देखें, हम आर हमने निकाल लिया यहाँ पर कॉमन। स्क्रीन पे शेयर कर लें। जी जस्ट अ सेकेंड। देखें, आर हमने यहाँ पे निकाल लिया, आर आपके पास 4/5 आ गया है। अब नाइन्थ इम्पैक्ट का मतलब है नाइन्थ टर्म। नाइन्थ इम्पैक्ट का मतलब है नाइन्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म जो होती है जीपी के अंदर AR⁸ होती है। जो फर्स्ट टर्म है बेटा जी वो आपके पास 50 है, और आर जो है आपके पास वो 4/5 और इसकी पावर 8, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो बेटा जी आपका आंसर आएगा 8.38860, विच इज़ लेस दैन 10। यस, विच इज़ लेस दैन 10। तो नाइन्थ इम्पैक्ट जो है ना हमने प्रूव कर दिया कि वो 10th से लेस है, तो दिस इज़ लेस दैन 10। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, हमने नाइन्थ इम्पैक्ट जो कि उससे लेस दैन था। अब आप अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा जी। फाइंड टू द नियरेस्ट मिलीमीटर द टोटल डेप्थ ऑफ द पोस्ट इन द ग्राउंड आफ्टर 20 इम्पैक्ट्स। तो सम टू 20 आपने एक्चुअली निकालना है। सम टू n टर्म्स इन अरिथमेटिक जीपी इज a into 1 minus r to the power 20 over 1 minus r. तो you can rate a is 50 into 1 minus r की वैल्यू आपके पास 4/5 है, to the power 20 बेटा लगा दो, divided by 1 minus r, और r की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ से आप बेटा कैलकुलेशंस करें और आपका आंसर जो आना चाहिए वो 247.117, जो कि आपको राउंड ऑफ करके सम टू 20 सॉरी नॉट इन्फिनिटी, वो 247 ही आएगा। 247 मिलीमीटर, नियरेस्ट मिलीमीटर की बात की गई है, तो यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे। अब फॉर द ग्रेटेस्ट टोटल डेप्थ इन द ग्राउंड विच कुड थियोरेटिकली बी अचीव्ड, तो मतलब ग्रेटेस्ट इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। तो सम टू इन्फिनिटी इज ऑलवेज a over 1 minus r। तो सम टू इन्फिनिटी a इज 50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r की वैल्यू हमने बेटा जी निकाली हुई है, दैट इज 4/5। अब यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ कर लो तो बेटा जी आपका आंसर आएगा 250। तो दिस इज सम टू इन्फिनिटी विच इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास जो ना ये आ गई है। बेटा जी नींद को कुर्बान कर दो, जिसको अपना रिज़ल्ट प्यारा है ना तो बैठो मेरे साथ, एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, तो आपका बेहतरीन पेपर हो जाएगा। तो अब ये वाला हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाओ। फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, और फंक्शन का आपको पता है अच्छा खासा क्वेश्चन आता होता है। द फंक्शन f is defined by f of x, that is this thing, x is greater than p/4 where p is a constant। अब आपको डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो हमने सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर फंक्शन में आपको हमेशा डेरिवेटिव को डैश से दिखाता है एग्जामिनर, और आपने भी करना है। 2 का डेरिवेटिव 0 होगा,
और याद रखो जब भी फ्रैक्शन होएगी यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन द डिनोमिनेटर, यू कैन नॉट इंटीग्रेट इन द डिनोमिनेटर, तो आपने हमेशा उसको ऊपर लेके चले जाना है। तो 4x माइनस पी और इस सारे की पावर जो है ना बेटा जी -1 कर दें आप। तो अब जो है ना इसका जो डेरिवेटिव होगा 3 का, -1 नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस जो है ना 3 हो जाएगा, और 4x माइनस पी और -1 तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का डेरिवेटिव, और आपकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव बेटा जी 4 है, तो 4 3s are 12 हो जाएगा इंटू 4x माइनस पी और इस सारे की पावर -2 हो जाएगी बेटा। अब वापस डिनोमिनेटर में ले जाया करो, जब डिफ्रेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो तो फिर पावर को नेगेटिव में नहीं रखता एग्जामिनर, वो कहता है कि आप इसको पावर पॉजिटिव लिखा करें। तो 4x और इसके साथ पॉजिटिव हो गया। अब उसने कहा कि यू नीड टू डिटरमिन द इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको पता है कि जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है तो डेरिवेटिव की वैल्यू, रिमेंबर दिस, इफ़ योर डेरिवेटिव f ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो इट मीन कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर डेरिवेटिव जो निकाला है वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन वुड बी इंक्रीजिंग, इफ f ऑफ x इज लेस देन 0 द फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग। तो उसने प्रूव करना है, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो नीदर, तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब आपका जो डेरिवेटिव है तो यू कैन से कि 4x माइनस पी इस सारे की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम वैल्यूज़ ऑफ x की बात करें, कांस्टेंट को इग्नोर कर दें, तो यू कैन से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ ग्रेटर दैन 0 है। तो जब तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ग्रेटर दैन 0 रिज़ल्ट देगा, जितनी भी x की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं पॉजिटिव। अब आपके पास जो है ना यहाँ पर उसने बता दिया कि ये x की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन p/4 होंगी, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ लोगे आप, जो है ना 1 लो, 2 लो, 3 लो, ऊपर स्क्वायर है, रिमेंबर दिस, ऊपर स्क्वायर है, अंदर कुछ भी वैल्यू लोगे ना स्क्वायर उसको हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x द डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा ना बेटा वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, जो कि ये प्रूफ कर देगा कि आपका फंक्शन बेटा इंक्रीजिंग है। तो आपको ये टेस्ट देना पड़ता है, एग्जामिनर को प्रूफ करना पड़ता है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या नीदर है। इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव आपका हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा। आप पहले अपनी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालोगे। अगर वो ये ना बोलता ना कि फाइंड डेरिवेटिव, सिर्फ ये बोलता कि प्रूव दिस फंक्शन इज इन वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नीदर, तब भी आपको बेटा जी डेरिवेटिव तो निकालना ही था। तो f लेस दैन 0 होता है और इक्वल के लिए वो खुद 0 के इक्वल हो जाता है। तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि इसकी डायग्राम को याद रखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये नीदर और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, इधर 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है, हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर वो 0 हो जाती है, तो वहाँ पर वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग बेटा जी प्रूफ हो गया। अब इसका पार्ट आपने f इनवर्स ये एक और निकालना बार बता देते हैं जरा, है। जी बेटा, ये दोबारा बता देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली चीज। जब भी वो कहेगा फंक्शन में कि आपने साबित करना है कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या नीदर है, तो आपने उस फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इज़ ग्रेटर दैन 0 और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बेटा वो लेस दैन 0 होता है और नीदर के लिए 0 के इक्वल हो जाता है। तो आपने सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि ये मेरा डेरिवेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, इसके ऊपर स्क्वायर है, मैं 1 लूँ स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मैं 0 लूँ p की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। 1 2 3 4 कुछ भी लो, आपका रिजल्ट स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये कन्विंस कर रहा है कि भाई डेरिवेटिव इज ग्रेटर दैन 0 सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड पे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है एग्जामिनर को, जब भी वो बोले कि फंक्शन को आपने प्रूव करना है कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
और कुछ भी वहाँ पे अपनी फनकारी तो नहीं नीदर मारनी। क्या होता है? हाँ, नीदर कौन सा वाला होता है? वो डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा जब आप उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे ना टेस्ट करने के लिए, तो आपका रिजल्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, उस सूरत में वो नीदर हो जाएगा। आपके अच्छा। पास क्वेश्चन के शुरू में कुछ ना कुछ बताया होगा, वैल्यूज़ होंगी, जैसे x की वैल्यू ग्रेटर दैन p/4 है, तो ग्रेटर दैन वैल्यू आपने माइंड में रखनी। अच्छा, 1 वहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो मैं 1 पुट करूँ, 2 वैल्यू पुट करके एग्जामिनर को दिखा देना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया। बस जब आंसर पॉजिटिव आ गया, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो, विच इज़ 100% जो है ना कन्फर्मिंग कि योर फंक्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब पार्ट बी में आ जाओ। आपने एफ अपने जो है ना फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो अब सबसे पहले जो है ना आप लिखा करो, जो इन्वर्स है एफ ऑफ एक्स निकालना है ना, उसको वाई के इक्वल कर दो, एक्स को यहीं पे रहने दो, एफ इन्वर्स को राइट साइड पे ले जाओ, तो वो फंक्शन वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन है वही वाला फंक्शन उठा लो, जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन है ये वाला, लेकिन अब उधर एक्स की जगह आपने वाई लिख देना है शुरू में ही। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 2 -3/4y माइनस पी इज इक्वल टू एक्स। अब इस वाली y वाली पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ। देखिए 4 मार्क का इन्वर्स है, ये ए लेवल का मेथड माइंड में पक्का याद कर लो। अगर आप ओ लेवल वाले के साथ कंफर्टेबल हो, नंबर तो उस पर भी नहीं काटता क्योंकि इन्वर्स उधर से भी आ जाता है। तो 4y माइनस पी इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब आपका टारगेट है y को सब्जेक्ट बनाना। उस मेथड में आप x को सब्जेक्ट बनाते हो, फिर y को x से रिप्लेस करते हो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कह सकता हूँ कि 4y माइनस पी इज इक्वल टू 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है बेटा जी, तो मेरा जो y सब्जेक्ट बनेगा, p उधर चला जाएगा, p जाकर ऐड हो जाएगा, 4 जाकर डिवाइड कर जाएगा, तो y फाइनली आई कैन राइट 3/2 माइनस एक्स इंटू 1/4, ये वाला 4, और प्लस जो मेरा p है, p भी ऐड होगा लेकिन 4 उसको भी डिवाइड करेगा। तो मैंने भाई सब कुछ कर लिया। मेरा जो y है, शुरू में देखो मेरा y क्या था, मेरा y तो f इनवर्स ही तो था, तो अब मैं y की जगह पे बस f इनवर्स लगा दूंगा। तो दिस इज माई f इनवर्स x विच इज इक्वल टू 3 बाई, यू कैन से p/4, आप उसको पहले लिख दो p/4, फिर आपके पास जो है ना दूसरा है f इनवर्स प्लस माइनस माइनस, अगर आप 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आप कह सकते हो कि सर ये 3/4x हो जाएगा। अगर 4x को मैं पहले लिखना चाहूँ तो ये साइन जो है ना आपका नेगेटिव हो जाएगा, 4x माइनस 8। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। क्यों भाई मैंने ये माइनस को ख़त्म किया, उसकी फॉर्मेट चेक करो। उसने कहा तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो p/समथिंग माइनस b/cx माइनस डी की शक्ल में आना चाहिए। तो देखो ये वाला इन्वर्स मैंने उसी शक्ल में उसको कन्वर्ट करके दे दिया, p/4 माइनस 3/4x माइनस 8। कभी इन्वर्स भी 4 मार्क का हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो उसने इन्वर्स आपको 4 नंबर दे दिए हैं। आपको थोड़ा सा एग्जामिनर के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, देन यू आर डन। अब हैंस स्टेट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इन्वर्स जो है ना वो f ऑफ x के इक्वल है आपका। अब जो इन्वर्स निकला है, रिमेंबर इन्वर्स को पकड़ लो, p-4 ओवर जो माइनस जो है ना हमने अभी प्रूव किया 3/4x माइनस 8, और आगे 3 लाइनें हैं आइडेंटिटी जो कि 2 - 3/4x माइनस जो है ना p है आपके पास। अब देखो, अब आप चीज़ों को स्विच नहीं कर सकते, ये आइडेंटिटी 3 लाइनों का मतलब है कि लेफ्ट साइड से कोई चीज़ राइट साइड पे नहीं जा सकती ना राइट से। तो अब मैं कंपेयर करूँगा कि ये जो पहला नंबर है कांस्टेंट, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आई कैन सिंपली से कि p/4 इज इक्वल टू 2 एंड माई p इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 विच इज़ 8। तो p इज़ 8, एक नंबर का क्वेश्चन था, आपने p का आंसर लिख देना है विच इज़ 8, दैट्स इट। कुछ पूछना है तो पूछो इसमें से। क्लियर?
खिजर साहब? जी। ओके, आप अगले पार्ट में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। फिर फंक्शन आ गया आपका। देखो फंक्शन आपकी जान नहीं छोड़ रहा। इसमें आपने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म दिखानी है एफ एक्स की। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए आपने सिंपल लिखना है कि जी एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के साथ जो नंबर होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर, और उसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो 9 होता है उसको बाहर फेंक दिया करो। अब एक ही ब्रैकेट लगाओ, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ। पहली टर्म खुद नीचे आती है, दूसरी टर्म अपना साइन देती है, और आपके पास यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4, और आपके पास ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो यू कैन सिंपली से कि दिस इज़ x - 2 का स्क्वायर +5। तो ये मेरे पास जो है ना बेटा जी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बन चुकी है इसकी। दैट्स इट। एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स इन दिस फॉर्म। अब जो जी ऑफ एक्स का आपके फॉर्म है, क्वेश्चन है 2, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, इसमें से +2 कॉमन लेके, क्योंकि उसने खुद बोला है कि जी वाले फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे अंदर, तो 2x और प्लस जो है ना 6 आ जाएगा। अब इसके ऊपर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म फिर से हमने लगाना है। तो 2 आप ब्रैकेट लगाओ, x के साथ 2 है, 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 ऐड होगा। तो यहाँ पर आपके पास x + 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपके पास बेटा जी, और प्लस जो है ना आपके पास जो है ना यहाँ पर जो है ना ये 6 भी है। तो यू कैन सिंपली से कि दिस इज़ 2, क्योंकि 2 को तो अंदर मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा 2 × x + 1 इसका स्क्वायर और +5। तो ये वो वाला फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया बेटा जी आपको कि ये जो g ऑफ x है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म एज वेल। सी पार्ट देखें, एक्सप्रेस g ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग वेयर k एंड h आर इंटीजर्स। अब वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। जो आपने f ऑफ x सामने लिखा, वो कह रहा है कि आप इसको फॉर्मेट चेंज करके दिखाओ। अब सबसे पहले तो आप अपना फंक्शन लिखो। ये जो f ऑफ x है फंक्शन, जिसकी हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बनाई थी, वो x - 2 होल स्क्वायर और +5 थी बेटा जी। अब आपने इसके अंदर जो है ना कुछ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर मैंने x + 3 ऐड करना है। तो मैं अगर इसमें सिर्फ 3 ऐड करना चाहूँ तो देखो x माइनस, अब मैंने इसमें क्या ऐड किया, मुझे वापस वही चीज़ चाहिए। अब रिमेंबर, अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ खुद से। मैं इसमें 3 - 2 अपनी तरफ से +3 लगा दिया, और राइट साइड पे बेटा जी 5 है। तो आप देखो, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। 3 में से 2 माइनस करो तो ये आपके पास x + 1 इसका स्क्वायर और प्लस जो है ना ये 5 बन गया। ये तो पीछे वाली चीज़ बनती जा रही है। उसने कहा कि अपने g ऑफ x को के f ऑफ दिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैंने पहले उसमें 3, अच्छा ठीक है, ये उस फॉर्मेट में चला गया। अब जी g ऑफ x हमारे पास क्या था, जो आपका g ऑफ x का फंक्शन है दैट इज़ 2, ब्रैकेट के अंदर हमने उसको किया हुआ था x + 1 उसका स्क्वायर और +5। तो अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ये तो f ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये वाली चीज़ तो ये है, और ये वाली चीज़ तो g ऑफ x थी, तो 2। अब आप लिखें कि भाई ये तो f ऑफ x है, तो f ऑफ x विच इज़ x + 3। तो मेरे पास जो k है वो 2 है, मेरे पास जो k है वो 2 है। मेरे पास जो अंदर उसने कहा कि जी f x है, आगे h, मेरे पास जो h है वो आपके पास 3 है। तो g ऑफ x हैज़ बीन, हाँ ये अंदर डालने वाला नंबर हमने खुद ढूंढना होता ये है। आपने नंबर खुद ढूंढना है ताकि वही वाला फंक्शन बन जाए जो आपके पास है। देखो g ऑफ x तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ आपने देखनी है। ये देखो हमारे पास जो g ऑफ x था वो x + 1 था। तो मैंने सोचा भाई ये x + 1 कैसे बनेगा। अगर मैं एफ एक्स वाले फंक्शन ओरिजिनल में -2 था, उसमें +3 - 2 खुद किया, तो वो भी x + 1 + 5 बना, जो कि g वाला था। तो अब g वाले x के अंदर हमने कहा भाई ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सेम हो गई है, और ये फंक्शन बन चुका है। तो 2 × f ऑफ x + 3 वही फॉर्मेट हमने बना लिया जो एग्जामिनर ने हमसे डिमांड किया था। फंक्शन एग्जामिनर का फेवरेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे खासे क्वेश्चन जो है ना आपको देना वो देता है।
अब यहाँ पर देखो, डिस्क्राइब फुल्ली द टू ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आपके पास जो जी ऑफ एक्स का ग्राफ हमने फंक्शन बना लिया है, सिर्फ उसको पकड़ो। दिस इज 2 ऑफ एफ इंटू एक्स प्लस 3। अब मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, अंदर कुछ प्लस हो तो वो लेफ्ट पे जाता है, तो उसका मतलब है ट्रांसलेशन। तो इसमें भाई ट्रांसलेशन हो रही है। आप लिखोगे ट्रांसलेशन बाय वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लेफ्ट पे जाता है, तो -3 और 0। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख दी, 2 नंबर हमें मिल गए 4 में से। फिर जी फंक्शन के बाहर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो स्ट्रेच है पैरेलल टू वाई एक्सिस विद सेम फैक्टर। तो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है बेटा जी, दैट इज स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप लिखोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस बाय फैक्टर। ये कैसे पता आपको? जी बेटा, ये कैसे पता आपको? मुझे पता है कि जब फंक्शन के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है तो वो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। और मुझे ये भी पता है कि अगर फंक्शन के अंदर ये 2x होता तो ये भी स्ट्रेच होता, लेकिन इसका स्केल फैक्टर 1/2 होता। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं। अगर आप ये परपेंडिकुलर होता, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता, मतलब वाई एक्सिस में जाता है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती। नहीं तो फिर स्क्वीज कब होता है? वर्टिकली स्क्वीज सारे चक्कर भूल जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो कि फंक्शन के बाहर अगर नंबर होगा तो आपका स्ट्रेच होगा, फंक्शन के अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा। 2 बातें याद रखो, किसी वर्टिकल स्क्वीज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्क्वीज, इन टर्म्स में बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। कुछ भी याद नहीं रखना, सब भूल जाओ। अगर किसी फंक्शन के अंदर कुछ प्लस होगा तो ट्रांसलेशन टू द लेफ्ट होगी, अगर फंक्शन के अंदर कुछ माइनस होएगा ट्रांसलेशन टू द राइट होएगी। अगर फंक्शन के बाहर कुछ प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, बाहर कुछ माइनस होगा तो नीचे जाएगा। अगर फंक्शन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई होएगा तो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, स्केल फैक्टर सेम होगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो वो स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन उसका जो स्केल फैक्टर होगा वो 1/, में चला जाएगा। तो दिस इज योर स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स। बस ये 4 नंबर आपको मुफ्त के मिल गए और कुछ भी नहीं करना आपने। वो स्क्वीज वाली बातें जो है ना छोड़ दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, ना ही कोई आपको एग्जामिनर ने। सिर्फ मार्क स्कीम चेक कर लो इसकी। दिस इज ट्रांसलेशन बाय -3 0, बाहर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस विद सेम स्ट्रेच फैक्टर। दैट्स इट, 4 मार्क्स की मेरी गारंटी है। बस यही वाली बातें बता के आ जाओ। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग। उसमें वो श्रिंक हो रहा है, वो स्क्वीज हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। स्ट्रेच इसमें ऑर्डर तो मैं क्या करता? क्या यहाँ पर उसने ऑर्डर लिखा ही नहीं है। वैसे देखो पहले क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। रिमेंबर, अगर आप पहले बोर्ड मैथ्स के हिसाब से अगर आप ये बताते, पहले अगर स्ट्रेच बताते तो ब्रैकेट को ये 2 मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 2 × 3 6 हो जाता, जिससे क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता था। इन दैट सेंस ऑर्डर मैटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन अप्लाइड टू द फंक्शन। तो आपने ऑर्डर मैटर इस सेंस में करना है कि बोर्ड मैथ्स ना लग जाए अंदर जो कुछ हो रहा है वो पहले बताओ, बाद में जो है ना आपने बताना है कि इस पे ये काम हुआ था, एंड ओके, फिर कोई मसला नहीं होगा। और हर क्वेश्चन के साथ ऑर्डर सिर्फ बोर्ड मैथ्स में चलता है, बाकी मसला नहीं है। लेकिन वो श्रिंक वाली बातें, स्क्वीज वाली बातें छोड़ दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही आपको कोई उल्टा भूल जाओगे ये किधर हो रहा है, ये कुछ भी नहीं होना। आपने सिर्फ लिखना है अगर फंक्शन के बाहर कोई नंबर हुआ ना तो जस्ट याद करो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये फंक्शन के अंदर हुआ ना तो स्ट्रेच टू द एक्स एक्सिस, लेकिन उल्टा, इसका स्केल फैक्टर 1/a होगा। और ये बेटा स्ट्रेच है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बस ये 2 नंबर की बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर करेंगे जरा स्क्रीन अपनी? जी बेटा, ऊपर करें जरा, मेरा स्क्रीनशॉट ले लें। जी ले लें स्क्रीनशॉट।
ले लिया? जी बेटा जी ले लो अपने, क्या स्क्रॉल डाउन। ये देखो अब ये अगला क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका 5 मार्क का। कर्व्स विद इक्वेशंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द डायग्राम। अब यहाँ पर अल्फा भी आ गया है, एंगल का भी चक्कर है, तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुल हो जाओ। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया निकालने के बाद आपको ये अल्फा निकालना है। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का फार्मूला क्या होता है जी? अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ। तो एरिया इनक्लोज्ड, तो हमने एरिया इनक्लोज्ड का वर्ड लिख दो और इसकी लिमिट्स लगा दो। लिमिट्स आपने 0 से लेकर 4 तक, एक्स एक्सेस की लिमिट पॉइंट में से निकालनी है, तो 0 से लेकर 4 तक आपने लगाना है। अब आपके पास जो अपर ग्राफ है ये वाला, अपर ग्राफ का एरिया आप यहाँ पर कर्व लिखेंगे कि सर दिस इज़ 2x पावर 1/2 प्लस 1। ये आपके पास अपर ग्राफ, माइनस बेटा जी लोअर ग्राफ। लोअर ग्राफ हमारे पास है जी 1/2x² और दे माइनस x और प्लस 1 और साथ dx लगा दो। तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास ये हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस लगा के अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर 4 तक। पहले अब 2x इसकी इंटीग्रेशन में करूँगा, 2x इसकी पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2, ये 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा और प्लस 1 की इंटीग्रेशन बेटा जी x हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट भी खोलते जाओ, इंटीग्रेशन भी करते जाओ। अब जो है ना 1/2 तो हमने एज इट इज़ लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 भी करते जाओ। अब अगला माइनस जो है ना वो प्लस भी होगा, माइनस के साथ ब्रैकेट भी खोलते जाना है, इंटीग्रेशन भी करते जाना है आपने, नहीं तो माइनस के साइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। x का स्क्वायर होएगा ओवर 2 होएगा बेटा जी, प्लस 1 की इंटीग्रेशन, प्लस माइनस माइनस, देखें मैं प्लस लगा रहा था, पीछे ब्रैकेट की वजह से इसने माइनस होना है, तो अब आपके पास 1 की इंटीग्रेशन माइनस x हो जाएगी। तो आई एम डन विद माई इंटीग्रेशन। तो 2 × 2 इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 4/3 x टू द पावर 3/2 प्लस जो है ना x और माइनस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा x³/6 प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास x²/2 माइनस x। और नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिमिट्स 0 till 4। अब आपने इसके ऊपर लिमिट्स लगानी है, बस अपर लिमिट लगा देंगे और आपने इसके ऊपर लोअर लिमिट लगा देनी है। अपर लिमिट इन x माइनस लोअर लिमिट इन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगला काम कैलकुलेटर ने बेटा जी आपको करके दे देना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा ना, ऊपर करें। जी बेटा जी देखें, इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है एरियाज़ वाले क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लें और एक एक चीज़ समझें। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन या एरिया इनक्लोज जो होता है बेटा जी, इंटीग्रेशन इन x एक्सिस और अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ। रट्टा मार लो, ये तो मुफ्त के नंबर हैं। वॉल्यूम ऑफ रोटेशन के फार्मूलाज को भी अच्छी तरह से रट्टा मार लो और इसको भी बेटा जी आपने अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है। ले लिया? जी अब बेटा जी इसके दूसरे क्वेश्चन पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी 5 नंबर का है। आपने अल्फ़ा निकालना है, ये वाला एंगल जो है ना। अब यहाँ पर अगर जो है ना, यहाँ पर जो है ना ये 2 लाइंस हैं, द एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स एट बी इज़ डिनोटेड बाई अल्फ़ा। अब जो है ना यहाँ पर अगर आपके पास जो है ना ये वाली लाइन है, दूसरी लाइन मेरे पास जो है ना यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये एक एंगल बना लें जी, ये हम कहते हैं कि जी हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा एंगल जो है ना ये आपके पास बीटा है।
और ये जो टोटल एंगल है हमारे पास, अगर हम इस एक्स एक्सिस की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूले से कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसमें से आपको थीटा निकालना होता है। तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन लिखो, y इज़ इक्वल टू 2x, और इसकी पावर जो है ना 1/2 है प्लस 1। अब इसकी पहले डिफ्रेंशिएशन कर लो। जो भी कर्व है आपने dy/dx उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। 1/2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर जो है ना x की पावर जो है ना उसमें से 1 आप निकालोगे तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगा। इसको नीचे लेकर जाओगे तो 1/x और अंडर रूट बन जाएगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो गई। अब b के ऊपर उसने कहा हुआ है, तो b के पॉइंट आपके पास हैं बेटा जी 4,5। अब आपने इसमें x की जगह पे 4 डालकर ग्रेडियंट, एक्चुअली डेरिवेटिव इज़ द ग्रेडियंट, तो मैंने ग्रेडियंट निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर 1/4 अंडर रूट, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ रहा है लोअर टेंजेंट का, यू कैन से ग्रेडियंट ऑफ द लोअर टेंजेंट, उसको हमने बीटा बोला हुआ है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ग्रेडियंट को tan थीटा बोल सकते हैं, तो tan बीटा इज़ इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास ये वाला जो बीटा आया वो यहाँ से मैंने निकाल दिया। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा। दो कर्व हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप को रट्टा मार लो, और इसी तरह से आपने करके आना है। 1/2। ये मुझे दोबारा बता देंगे? जी बेटा जी, 10 दफ़ा पूछें। द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट बी इज़ डिनोटेड बाई अल्फा एंड द स्केल ऑन द एक्स एक्सिस। इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस क्वेश्चन के इस पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ उनका ठीक है, तो उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है। मैं भी उन्हीं में से हूँ। तुम भी उन्हीं में से हो, तो फिर देखो, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट बी इज़ डिनोटेड बाई अल्फा। हमने अल्फा डायग्राम पे दिखा दे। जी बेटा, ये डायग्राम बनी हुई आपको नज़र आ रही है ना? अच्छा, पिछली डायग्राम भी दिखाता ऊपर की तो है ना? हूँ। हाँ, ऊपर वाली ये देखो, ये दोनों कर्व्स थे ना, इन दोनों कर्व्स ने यहाँ पर इंटरसेक्शन की हुई है, और यहाँ पर अल्फा बन रहा है बी के ऊपर, जो कि 4,5 के ऊपर था। तो अब इस अल्फा की वैल्यू ठीक है। निकाल के देनी है मैंने आपको। तो ये कुछ बच्चों के लिए नई चीज़ है, तो इसको समझो। जो एक कर्व था हमने उसका डेरिवेटिव लिया, बी में से एक्स उसमें डाला, तो वो tan बीटा। कोई सा भी एक कर्व? जी कोई सा भी एक कर्व? हाँ जी, पहले ऊपर वाला लेना है फिर नीचे वाला लेना है ना, दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है। अब आप दूसरा कर्व लेंगे, दूसरी इक्वेशन, वो 1/2x² माइनस एक्स है, क्योंकि अल्फ़ा दो की चीज़ों से मिलने से बन रहा है ना। अब बेटा गौर से देखो, ये वाला अल्फ़ा दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, हमने ये अल्फ़ा निकालना है। तो हमारे पास तो दो कर्व हैं, ये वाला अपर, ये वाला कर्व समझो, और फिर ये वाला कर्व, इन दोनों की इंटरसेक्शन पे अल्फ़ा है। मुझे इस अल्फ़ा को निकालना है, एंड इट फॉलोज अ प्रॉपर प्रोसीजर। ये एक प्रॉपर मेथड है, इसको सीखो। जो ऊपर वाला कर्व है उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाल के, क्योंकि डेरिवेटिव को tan थीटा भी बोलते हैं। अगर आपको हाँ जी। पता है ना डेरिवेटिव को बोलते हैं। अगर ये जी ट्राइएंगल पता। हो तो ट्राइएंगल में y/x, इस पे मैं tan थीटा लगाऊं तो y/x होगा, और y/x y2 माइनस y1, चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो tan बीटा आ गया। अब दूसरा कर्व लिखो, दो कर्व्स होंगे, पहले कर्व का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद जिस पॉइंट पे अल्फा बन रहा है उस पॉइंट का एक्स उसमें पुट करो तो डेरिवेटिव आएगा, और आपका ये जो डेरिवेटिव है यही tan थीटा के इक्वल भी होता है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट tan बीटा 1/2। अब दूसरा कर्व है बेटा जी मेरे पास, अब दूसरे कर्व का डेरिवेटिव लो, तो इसका भी मुझे डेरिवेटिव चाहिए। अब dy/dx, अब 1/2x², तो 1/2 नीचे आकर उसको काट देगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आपके पास x - 1 आ गया डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव तो tan थीटा होता है। अब ये tan जो आपके पास आ रहा है ये तो थीटा है। देखें, हमारे पास एक है बीटा और एक हमारे पास है थीटा। तो पहले मैंने ये बीटा निकाला, अब ये बड़े वाला मैं थीटा निकालूंगा। अब मुझे अल्फ़ा कैसे निकलेगा? जब मैं थीटा में से बीटा माइनस कर दूंगा। रिमेंबर, आई एम गेटिंग द लोअर बीटा फर्स्ट। जब पहला कर्व था
उसका मैंने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉइंट बी था उसका एक्स मैंने उसमें पुट किया, मुझे बीटा मिल गया, ग्रेडियंट tan आपको बीटा। कैसे पता अल्फा कौन सा, ये सॉरी अल्फा, बीटा ये और वाला, थीटा ये देखो, कौन सा? ये मैंने दोनों कर्व बनाए हुए हैं। उन दोनों कर्व के पॉइंट के अंदर जो है ना ये अल्फा है, उसके नीचे जो है ना वो बीटा है, और एक्स एक्सिस में टोटल एंगल थीटा है। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि बीटा कौन सा वाला बनेगा? अल्फा ये है, उसके नीचे दूसरे एंगल को मैं ईटा बोलूं या बीटा बोलूं, तो वो तो मैं कोई भी नाम रख सकता था ना। ये वाला जो कर्व नहीं है, पर अगर, पर मैं पूछ रहा हूँ आपने लेबल किस हिसाब से किया देखो उसको बीटा? ये यहाँ पर एक कर्व ऐसे आ रहा था, दूसरा कर्व ऐसे जा रहा था, इन दोनों की इंटरसेक्शन में अल्फा एग्जामिनर ने लिख कर दिया, ठीक है। अब आप इसको जी अगर गौर से देखो तो ये मेरे पास एक्सेस में था, ये वाला मेरा अल्फा है। अब यहाँ पर देखो, इसको एक्स एक्सेस समझ लो। एक्स एक्सिस में ये जो छोटा एंगल है इसको मैं बीटा बोलूँगा, और एक्स एक्सिस में उस कर्व तक का जो टोटल एंगल है उसे मैं थीटा बोलूँगा, बड़ा एंगल, ठीक है। ठीक है। तो आई एम गेटिंग दिस अल्फा, तो मैंने बीटा निकाल लिया। अगले स्टेप में मैं ये टोटल थीटा निकालूंगा, फिर थीटा की वैल्यू में से बीटा की बीटा वो कोऑर्डिनेट डाल के ही निकलेगा। अभी देखते जाएं कैसे निकालता हूं मैं। पहले जो है ना डी वाई नहीं बाई तो डी एक्स, बात इसमें सुनिए, बी की जगह पे, आपको कैसे पता कौन सा वाला कर्व से मुझे नीचे वाला मिलेगा या पूरा जो मिलेगा एंगल? आपने ऊपर वाला कर्व आपने दिया है ना, देखें ये वाली चीज देखो। अब आपके पास जो पहला पहला कर्व है हमारे पास, वो कौन सा वाला कर्व है, ये देखो यहाँ पर, ये वाला जो आपके पास है 2x पावर n, तो ये वाला कर्व जो आपके पास आ रहा है ना, दिस थिंग, ये इसके साथ, ये वाले इस कर्व के साथ बीटा बना रहा है। तो मैं जब इसके साथ निकालूंगा तो मुझे बीटा मिल जाएगा। अब जो दूसरा एंगल मैं ये वाला कर्व जब यूज़ करूंगा तो एक्स एक्सिस के साथ लिंक होने की वजह से ये पूरा मेरा जो है ना उस कर्व तक का थीटा होगा। अब उसमें से इस कर्व तक जिसकी मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ तक बीटा है, और एक्स एक्सिस से इस वाले कर्व तक थीटा है। तो आई एम सपोज टू गेट माई अल्फा, जो कि इक्वल होगा थीटा माइनस बीटा। अभी पहले मुझे थीटा निकालने दो, फिर मैं अल्फा निकालता हूँ। आई एम डन विद माई बीटा, मेरा बीटा हो चुका है। अब x माइनस 4, एक्स की जगह पे बेटा जी आपने वही वाली वैल्यू लिखनी है 4 माइनस 1, तो tan थीटा आपके पास आ गया 3। अब थीटा भी आ चुका है आपके पास, और बेटा जी बीटा भी आ चुका है। अब यहाँ पर आप चीज़ एक माइंड में रखो कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो एक ही सूरत में आ सकता है अगर थीटा में से मैं बीटा माइनस कर दूं। अब जो अल्फ़ा है, अब इसके लिए एक फार्मूला फॉलो करना है, रिमेंबर दिस। अब ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को आप tan अल्फ़ा अगर लिख देते हो, दिस इज़ tan अल्फ़ा, और इसके दोनों साइडों पे मतलब tan से आपने tan कर दिया। अल्फ़ा निकल सकता है थीटा माइनस बीटा से, एंड आई एम टेकिंग tan अल्फ़ा, tan टू एवरीथिंग। tan अल्फ़ा को tan से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं tan को दो तरीके इसके बताऊँगा जो आपको इजी लगे, लेकिन फार्मूला याद कर लोगे तो ज़्यादा मज़ा है। tan थीटा माइनस जो है ना आपके पास जो है ना ये बीटा, तो मतलब tan की आइडेंटिटी P3 में आप लोगों ने याद की हुई है, या तो वो याद करो। अब tan a माइनस बी क्या होता है, यहीं पर हम P3 वाली चीज यहाँ तो नहीं यूज कर सकते? यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम P3 कंपोजिट हो, तो आई कैन टेल यू दिस थिंग। तो tan थीटा, इसको अगर ओपन करें तो बेटा जी ये क्या बन जाएगी, tan थीटा माइनस जो है ना आप लिख, सर अगर हम यूज नहीं कर सकते फिर हमें ना बताएं। अच्छा चलें, आप इसको जो है ना मैं आपको अल्टरनेटिव तरीका बताता हूँ। तो क्योंकि अभी आप लोगों को तो पता है ना P3 की आइडेंटिटी का, इसका आप फार्मूला, सीधा सीधा tan थीटा माइनस tan बीटा करते हैं। ओ शाबाश मेरा शहजादा। अब यहाँ पर ये देखो, अब हमारे पास देखो tan थीटा भी है, हमारे पास जो है ना tan बीटा भी है, तो कॉमन सेंस की बात है, हमें अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा तो थीटा माइनस बीटा है। अब आपके पास जो है ना पहले जो है ना आप लिखो कि सर ये देखें, थीटा तो था, tan थीटा किसे, थीटा अभी नहीं आया, tan बीटा आपके पास है 1/2, तो बीटा किसके इक्वल होगा बेटा, tan इनवर्स के। tan इनवर्स 1/2 आपका बीटा है। आपका tan थीटा 3 है, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3। तो अब बस इसी इक्वेशन में पुट कर दो। आप वैसे क्या कहते हैं, इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं? सीधा सीधा tan थीटा एक्सक्यूज को एक्सक्यूज रख मी, दे उधर ही, फार्मूला उसकी है, जो वैल्यू है। ओ भाई, अल्फा है थीटा माइनस बीटा, अल्फा tan थीटा माइनस tan बीटा नहीं है।
अल्फा की वैल्यू है तो उसको भी थीटा। tan अल्फा करना है। हम लिसन, हम क्यों करें भाई, वो मेथड तुम सीखना नहीं चाहते तो अब आसान तरीका सीखो। अल्फा अगर थीटा माइनस बीटा चलिए है, ठीक है। समझ रहे हो, यहां पर हाँ आपको जी। थीटा लिखना पड़ेगा। और अगर tan थीटा 3 है तो थीटा तो tan इनवर्स 3 होगा। अगर tan बीटा 1/2 है तो बीटा तो tan इनवर्स 1/2 होगा। तो आई कैन से कि मेरा जो थीटा है वो अब आप लिखोगे tan थीटा, थीटा सर tan इनवर्स है, तो यहां पर बेटा जी आप लिख दोगे tan इनवर्स ऑफ थीटा माइनस tan इनवर्स बीटा, जो अब आपका इक्वल है वो tan इनवर्स ऑफ 1/2 है। अब कैलकुलेटर से tan इनवर्स 3 निकालो, कैलकुलेटर से tan इनवर्स 3 निकालो तो आपका क्या आंसर है? 71.57। 71.6 डिग्री कर दो, माइनस tan इनवर्स 1/2 क्या है? 26.7 कर ले, सॉरी 6 कर दे। 26.6 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो बेटा जी आप मार्क स्कीम से चेक कर सकते हो, अगर 45 डिग्री ना आए तो फिर मुझे पकड़ लेना। लेकिन तो वो आ, आपने बीटा और थीटा दोनों कर्व्स में कैसे चूज किया? ये देखो, ये पहला क्वेश्चन ही खिजर का यही था। अब यहाँ पर उसने बोला हुआ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर उसने अल्फा लिखा हुआ है, कर्व के दरमियान में तो अल्फा है जो हमने निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सेस देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला एक्स एक्सेस से सिर्फ यहाँ तक बीटा, और एक्स एक्सेस से इस कर्व तक जो होगा वो आपका आ जाएगा थीटा। ये आपका होगा थीटा एक्स एक्सेस से लेकर उस कर्व तक जिसके दरमियान में अल्फा फंसा हुआ है, तो यहाँ पर थीटा और ये आपके पास होगा बीटा। तो पहले मैंने आपका जो है ना ये ऊपर वाला कर्व लिया जो एक्स एक्सेस के साथ बीटा बना रहा है, तो पहले मुझे मिलेगा बीटा, देखें पहले मुझे मिला बीटा। जल्दी आ रहे हो इब्राहिम साहब? इससे सवाल पूछे, मुझे लगता है इसको आता होगा। जी जी इसको तो बिल्कुल आता होगा। देखें ये अल्फा, हाँ भाई इब्राहिम आता है, ये अल्फा कैसे निकालते होते हैं? करें सर, मैं देख रहा हूँ। मैंने कर लिया है, आप बताएं ये अल्फा कैसे निकालेंगे? अगर दो कर्व्स के दरमियान में अल्फा फंसा हो तो अल्फा कैसे निकलेगा? 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपने इस कर्व के साथ जो है ना, जो ये वाला ऊपर वाला कर्व है, ये ऊपर वाला कर्व जो है ना यहाँ पर ये एक्स एक्सेस के साथ देखेंगे तो ये वाला जो कर्व नीचे उतर रहा है ये बीटा बनाएगा। तो इस कर्व की डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे और मुझे यहाँ पर बीटा मिलेगा, फिर जो नीचे वाला है उससे मुझे थीटा मिलेगा। तो हमारे पास अल्फ़ा का जो फार्मूला होगा वो होगा टोटल थीटा माइनस बीटा, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो मेरे पास यहाँ एक पर चीज पूछनी है, हाँ आप ये हर बार डायग्राम इस तरह का तो नहीं होगा ना, इसी डिफरेंस तरह ही का होगी तो किस तरह? इस क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं एरिया तो के फिर हम साथ। किस तरह डिटरमिन करेंगे कि छोटा वाला एंगल किस कर्व के साथ बनेगा और पूरा एंगल किस कर्व के देखो साथ बनेगा? शेप तो आपकी इसी तरह से आएगी और आपके पास जो दरमियान में होगा वो तो अल्फा डिसाइड कर लो, वो तो वो हो गया कोई लाइन भी तो हो सकती है, हाँ लाइन भी तो हो सकती है जो एंगल बना रही हो, लाइन किसी क्या कर्व क्या के साथ। क्या हो सकती है? एक लाइन और कर्व का भी तो हो सकता है एंगल। दो कर्व्स के दरमियान में इसका जो जो फार्मूला सिखा रहा था ना, वो फार्मूला कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ बच्चों ने तो उसको इस तरह से रट्टा मारा हुआ है। तो अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, वो P3 वाली आइडेंटिटी है, लेकिन वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये पूरे प्रोसेस को अपने माइंड में बिठा दो, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ये जो अल्फ़ा वाला क्वेश्चन होता है वो हमेशा थीटा माइनस बीटा कॉन्सेप्ट पे आता है, और आपने रट्टा नहीं मारना उस फार्मूले को, ना ही आपने लिखने दिया है। तो कुछ टीचर्स ने, मैं कुछ बच्चों का देखा उन्होंने सिर्फ वही रट्टा मारा हुआ है कि सर ये होगा, रट्टे से काम नहीं चलेगा। नहीं तो जो ऊपर वाला कर्व है ऊपर वाला उसको क्या जो कहते सिर्फ हैं? यूं याद करो,
जो ऊपर वाला कर्व है ना, और एल्फा ये वाला कर्व जो ऐसे जा रहा है, इस कर्व का जो एक्स एक्सिस के साथ नीचे होगा वो बीटा निकलेगा। मतलब इसकी जो डिफरेंशिएशन करोगे उसमें बी का एक्स निकालोगे तो वो बीटा आपको दे देगा। फिर ये जो नीचे वाला कर्व है, एक्स एक्सिस के साथ देखोगे और उस कर्व तक आपको थीटा मिलेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा आपका आंसर आएगा, और कभी भी गलत नहीं होगा। इसी मेथड को फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू आर डन। और जिसने पूछना है पूछो। अब जो बच्चे सो गए हैं उन्हें ये थीटा बीटा का कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा। एनीवे ये हो गया। कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। क्लियर है अलीना? जी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ये आपका डायग्राम शोज द सर्कल विद इक्वेशन टेंजेंट्स हैं बाय लेटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y के इक्वल है। इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दो। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। जो हमारे पास ये मेन इक्वेशन है, तो इसमें आप लिख दो बेटा जी y की जगह पे एम एक्स प्लस 10 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब इसकी आप आइडेंटिटी ओपन कर दो। प्लस 100 माइनस 20, ये वाला 20 मैं इधर लेके आ गया। एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर, तो इसमें से आप इसमें से ये ऐड कर दें इन दोनों को, तो यहाँ पर आपके पास इसमें लॉग तो नहीं होता ना? जी बेटा, P1 में लॉग तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, P1 में लॉग तो आज तक नहीं आया। मैं वैसे पूछ रहा था, कंफर्म कर। नहीं नहीं, लॉग इसमें कोई नहीं होता 20 mx। लेकिन अगर आप लोगों को आ भी गया, एग्जामिनर पागल भी हो गया, तो तब भी तुम लोग तो करके आ जाओगे ना। तुम लोगों को क्या मसला है? नहीं, मैं लिख दूंगा, उसमें P3 का टॉपिक है। ये ना लिखना, आपने कहना है मुझे आता है। मैंने ऐड मैथ रखी हुई है, मैं ऐड मैथ का स्टूडेंट हूँ। इब्राहिम कुछ बच्चों का होता है ना, ठीक है। मैं तो ऐड मैथ का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या मसला है। तो जी सर। हाँ जी, कुछ बच्चों का ये होता है, बड़े बच्चे बातें करते हैं, हम तो ऐड मैथ वाले बच्चे हैं। तो ऐड मैथ वाले बच्चों को तो सब कुछ आता होता है। 20m एंड दिस इज होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 प्लस जो है ना बेटा जी m स्क्वायर और इंटू 80 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब 20 का स्क्वायर बेटा जी आपके पास आ जाएगा 400 m स्क्वायर माइनस जो है ना दैट इज 480 इंटू 320, तो 320 आपका मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और फिर 320 आपका बेटा m के साथ, दिस इज होल स्क्वायर। तो यहाँ से 400 में से 320 माइनस कर दो, तो बेटा जी ये आ जाएगा 80m का स्क्वायर माइनस 320, उधर जाकर 320 ऐड कर दो। m स्क्वायर इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 80, इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट ले लो। अब यहाँ पर आप जो है ना m की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 2, तो हमने m की वैल्यू ही निकालनी थी। आपको मिल गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड c। अगर आपका m 2 है तो आपके पास जो इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन आपके पास है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब m मिल चुका है। अब इसके अंदर मैं अगर m की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 80 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स 2 इज़ 40x प्लस 80 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो या 5 को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 8x
और प्लस जो है ना बेटा जी 16 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो 4 4s आर 16। तो अब यहाँ पर आप इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है x प्लस 4 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसे खोलो तो ये बन जाएगी। तो आपके पास x का जो आंसर आ जाएगा वो -4 आ जाएगा और y का आंसर आपने निकालना है तो दैट इज़ 2y x की जगह पे 4 और प्लस 10। तो 4 2s आर 8 प्लस 10 दिस इज़ 2। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके बेटा जी वो हैं -4, 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स उसने हमसे पूछे थे। अब c के भी निकालने हैं। m की वैल्यू पहले पॉजिटिव ले क्योंकि हमारी m की वैल्यू +-2 आई है। तो अब m की वैल्यू मैं -2 लूँगा उसी इक्वेशन के लिए। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे अब m की वैल्यू -2 ले लो तो उसी इक्वेशन में पुट करो 1 + -2 का स्क्वायर इंटू उसके साथ x का स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी 20 इंटू -2 इंटू x प्लस 80 दैट इज़ इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 अगेन वही 5x का स्क्वायर आएगा लेकिन -40x होएगा प्लस 80 होएगा इज़ इक्वल टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन को इधर भी डिवाइड कर दो तो आपके पास x का स्क्वायर -8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट x -4 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू +4 आ जाएगा और उधर से 2 निकल आएगा। तो जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो 4, +2 होंगे। तो यहाँ पर -4, 2 c के कोऑर्डिनेट्स 4, +2 आ गए। Next, the point D is where the circle crosses the positive y-axis. अब on x-axis, remember this, जब भी वो y-axis की बात करें crosses the point x-axis, जब x-axis को कोई चीज़ क्रॉस करती होती है तो उधर आपको पता है कि y-axis 0 हो जाता होता है। तो हमारे पास y जब 0 हो जाएगा तो आपके पास x² विल बी इक्वल टू 20 और x दोनों साइडों के ऊपर अंडर रूट ले लो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है x² + y² इज़ इक्वल टू दिस थिंग 20। तो इसमें मैंने y को 0 पुट किया तो x² तो 20 हो गया। तो यहाँ पर ये x इज़ इक्वल टू 20। ये मेरे पास साइड पे दूसरे इस पे जो है ना ये पेपर खुला हुआ है तो इसलिए स्क्रॉल तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मुझे पेपर नज़र आ रहा है क्वेश्चन के पार्ट्स। तो x इज़ इक्वल टू 20 अंडर रूट बेटा यहाँ से निकल आएगा। अब मेरे पास जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो -4, 2 है और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है आपके पास d इज़ द पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो d है उसका जो x एक्सिस है वो तो हमें पता है 20 का अंडर रूट है और 0 है और जो c है वो भी हमने निकाला हुआ है 4, 2। अब आप पहले BD निकाल लो लेंथ। BD का फार्मूला होता है लेंथ का बेटा जी आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BD से बेटा जी आपने डिस्टेंस फार्मूला -4 - 20 अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस जो है ना आपके पास 0। हम डी के पॉइंट्स आपके 20 अंडर रूट एंड 0 है तो 0 एंड होल अंडर रूट। तो आप कैलकुलेटर पे बेटा जी BD को निकालो तो 2 ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में 4 + 20 एंड होल अंडर रूट। यहाँ पे छोड़ दो या पूरा आंसर निकालो। फिर आपने CD का बेटा जी डिस्टेंस निकालना है। CD होल अंडर रूट 4 - 20 का अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1 तो 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने BDC के लिए जो है ना एंगल जो बनाना है, अब यहाँ पे BDC के लिए यहाँ पर ये हमें उसने यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है आपका BDC वाला। अब यहाँ पर ये B से C तक आप लाइन बना लो, ये B से C तक ये वाली लाइन और यहाँ से बेटा जी D की लाइन यहाँ तक आप ये बना लो। तो BDC उसने हमसे ये वाला एंगल जो है ना ये वाला। अब मैंने CD की भी लेंथ निकाल ली, BD की भी लेंथ निकाल दी और इसके ऊपर अब जो है ना मैं कॉस रूल लगा दूंगा। मुझे अगर BDC ये वाला एंगल चाहिए
तो इस एंगल के लिए मुझे जो है ना बी डी सी के लिए कॉज रूल मतलब कॉज इनवर्स मैं अगर लगा दूँ इसके ऊपर, तो ट्राइंगल के ऊपर सोकातुआ लगा देना है आपने। तो बाकी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो यू कैन गेट दिस वैल्यू। ये सिंपल ट्राइंगल अंदर जनरेट होगी जिसके ऊपर सिंपल सोकातुआ आपने लगा देना है। सोकातुआ साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल कॉस से ही आ जाएगा। तो दिस इज़ डन, पेपर इज़ ओवर। ये वाला बेटा, अभी इसमें बेटा जी कुछ पूछना है तो आप बेटा बताओ।